Everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll share how did I get screened in during my first AFSB. So this was my FCAT entry and my first SSB was in 4 AFSB Varanasi. So today I'll share my experience that how did I make it possible. So screening is a very crucial part of the entire SSB. Why this is so? Because most of the candidates get screened out initially only. So if I talk about my experience, at that time there were around 252 candidates, and out of 252 only 63 candidates were screened in during my SSB. So it was very tough competition only at the screening, and at the end only 8 candidates were recommended by the board. So that's why it is a very tough call, and it is very crucial part of the entire SSB. तो अब हम बात करते हैं SSB के सारे प्रोसीजर के बारे में. जब मैंने FCAT दिया था उस टाइम पे मेरा बस ये था कि मुझे SSB एक बार अटेंड करनी है. ये बकेट लिस्ट में था कि एक बार SSB जरूर जाना है, पूरा एक्सपीरियंस करना है 5 डेज का. एंड आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि स्क्रीनिंग तो हो जाएगा. Now you people also can say that this was overconfidence, but at that time I was like, no, I'll get screened in easily and I'll make it possible. So मैंने क्या किया था, जैसे ही मैंने FCAT दी तो मेरे मार्क्स भी FCAT में अच्छे थे, 200 प्लस ही थे. और उसके बाद फिर जैसे ही मार्क्स आए और हमने सेंटर्स वगैरह चूज किया तो फिर मैंने काफी लेट देखा था मैंने रिजल्ट. तो मुझे था कि आराम से देख लेंगे रिजल्ट, और मुझे इतना कोई प्रोसीजर का आइडिया भी नहीं था. तो मुझे था कि वो लोग खुद ही बताएंगे कि आपको कौन से सेंटर पे जाना है. तो 12 बजे के अराउंड रिजल्ट आया था और मैंने देखा था 2-2:30 बजे के अराउंड आराम से, जब तक देहरादून की सारी सीट्स बुक थी. तो मुझे एंड में वाराणसी ही मिला था, तो इसलिए मैं वाराणसी गई. मैंने वीडियोस देखी तो कुछ तो कॉन्फिडेंस वहां से डाउन हुआ कि जब मैंने वीडियोस देखी तो सबने बोला कि वाराणसी तो रिजेक्शन सेंटर है, वाराणसी तो ये है, वाराणसी तो वो है. तो आधा तो मेरा कॉन्फिडेंस वही डाउन था. बट स्टिल फिर मैंने सोचा कि अब एटलीस्ट स्क्रीन तो होना ही है. तो मैंने मेहनत करनी फिर स्टार्ट की और इसका पूरा प्रोसीजर जाना. और मुझे लगता है कि मैंने सारी मेहनत उस टाइम पे स्क्रीनिंग के लिए ही कर दी, और मैंने बाद के जो 5 दिन थे उन पे फोकस किया ही नहीं. तो मुझे था कि बस स्क्रीनिंग होना है इस बार. वाराणसी को जो बोलते हैं कि वहां पे स्क्रीनिंग होना बहुत मुश्किल है, तो वो नहीं, मुझे होना है, ऐसे मुझे था उस टाइम पे. तो मैंने इसका प्रोसीजर देखा और मैंने फिर रीजनिंग से स्टार्ट किया, रीजनिंग से लेकर और उसके बाद जो पीपीडीटी हमारा होता है उसके लिए, एंड देन ग्रुप डिस्कशन के लिए. तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए तो मेरे पास कोई नहीं था. खाली मैं क्या करती थी कि मैं कुछ पिक्चर्स देखती थी गूगल से और उन पे स्टोरीज लिखती थी. और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ जो प्रीवियस ईयर FCAT के क्वेश्चन है वो मैंने लगाने स्टार्ट कर दिए थे. तो जब हमारा डे 1 था, पूरा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ SSB का और हमारा स्क्रीनिंग डे था, उस टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स रीजनिंग को बहुत लाइटली लेते हैं. तो वहां पे जो गर्ल्स थी वो डिस्कशन कर रही थी, वो केवल ग्रुप डिस्कशन या फिर पीपीडीटी की स्टोरी कैसे लिखनी है, कैसे उसको कंप्लीट करना है 4 मिनट के अंदर, उसको ही डिस्कस कर रहे थे. और उसमें जब रीजनिंग, जैसे जाते ही हमारा रीजनिंग का टेस्ट ही होता है सुबह, तो उस टाइम पे वो लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं थी. तो मैंने ये देखा कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि जो रीजनिंग है उसको बहुत लाइटली लेते हैं. अब रीजनिंग हमारी नॉर्मल रीजनिंग नहीं है जो हमारी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, वो होती है डिफेंस रीजनिंग, और वो थोड़ी सी मतलब माइंड ट्रिकिंग होती है वो. तो हम उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते, और शायद यही गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं. उस टाइम पे मुझे रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने का फायदा ये हुआ कि जो टाइम बाउंडेशन वहां पे थी उससे पहले ही मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. और कुछ लोग ऐसे थे जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए थे. वो छूटे इसलिए ही थे क्योंकि उन्होंने ज्यादा फोकस मेरे ख्याल से तो पीपीडीटी और उस पे ग्रुप डिस्कशन पे कर दिया था, जो कि मुझे लगता है कि रीजनिंग में आपको एज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप लोग रीजनिंग पे फोकस जरूर करें क्योंकि वो डिफेंस रीजनिंग नहीं है, इतनी आसान नहीं हो सकती है वो कि आप बिना प्रैक्टिस के भी उसको सॉल्व कर लोगे. उनकी जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है वो बहुत ट्रिकी होती है. आपको सारे ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, जरूर जानें कि जो एग्जामिनर है वो क्या आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. उसके बाद आती है पीपीडीटी की बात.
सब लोग बोलते हैं कि पीपीडीटी की स्टोरी आप पहले से ही 4-5 प्लॉट्स आपके तैयार करके जाओ और उन्हीं प्लॉट्स पे आप कोई भी स्टोरी लिख दो, बट मैंने ऐसा मैं कोई भी तैयार नहीं करके गई थी। मैंने वीडियोस बहुत ज्यादा देखी थी यूट्यूब की, वो मैं मानती हूँ, और मुझे एक पैटर्न पता चल गया था उन वीडियोस से कि क्या मेरी स्टोरी का पैटर्न रहना चाहिए, कैसे मुझे अपना जो भी सेंटर एक्टर जो भी होगा मेरा, उसको मुझे कैसे पोर्ट्रे करना है मेरी स्टोरी में। वो चीज का मुझे आइडिया हो गया था बहुत सारी वीडियोस देखकर, बट मैं कोई भी प्लॉट पहले से रेडी नहीं करके गई थी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं। उसके बाद है, हाँ, बट मैं जब सेकंड टाइम गई थी एसएसबी के लिए, उस टाइम पे मैंने 4-5 प्लॉट्स किए थे रेडी, लेकिन कोई काम नहीं आया था। जब मैं अपने एक्चुअल एसएसबी के लिए गई थी तो कोई भी प्लॉट काम नहीं आया, काम वही आया जो मेरी रियल लाइफ में चल रहा था। उसके बाद वाली चीज है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं कि दे ट्राई टू गेट सिलेक्टेड, ओके, बट व्हाट आई विल से इज, आई मीन बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, खाली मैं ही नहीं बोल रही हूँ, कि डोंट ट्राई टू गेट सिलेक्टेड, ट्राई नॉट टू गेट रिजेक्टेड। जो भी यूपीएससी एग्जाम लेता है या फिर ये डिफेंस वाले एग्जाम जितने होते हैं, वो कोई भी सिलेक्शन एग्जाम होता ही नहीं है, वो सारे रिजेक्शन एग्जाम होते हैं कि आपका एक बस उनको पॉइंट चाहिए होता है और उसी पॉइंट पे वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसी कोई भी अपनी हैबिट्स मत इंस्टिल कीजिए या फिर कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि हाँ नहीं मुझे सेलेक्ट होना है, मैं ये करूं तो सेलेक्ट हो जाऊं, ये करूं तो नहीं। आप ऐसी चीजें रिजेक्ट कीजिए, ऐसी चीजें अपनी लाइफ से हटाइए, आपका रिजेक्शन होने से आप बच सको। तो ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में एवरीबडी ट्राई टू बी अ गुड स्पीकर, ओके, बट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, देन ओनली यू कैन बी अ गुड स्पीकर। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना है, जो मैंने भी किया था कि मैंने, ठीक है, अपना अपना पहले सबने स्टोरी नरेट कर दी, उसके बाद जब हमारा डिस्कशन होता है तो ध्यान से सुनो कि सब बोल क्या रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि नहीं बस एक दूसरे को ना हमें ओवरराइड करना है और एक दूसरे की बात को काटना है, नहीं, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, देन ओनली यू कैन बी अ गुड स्पीकर, ओके। सो दैट्स हाउ आई गॉट स्क्रीन्ड इन एंड यू कैन ऑल्सो गेट स्क्रीन्ड इन। सो जस्ट ट्राई हार्ड। और हाँ, बहुत अच्छी जॉब होती है डिफेंस में, जॉब में वो सर्विस होती है और मैं उसको सर्विस बोलूंगी। एंड आई विल बी वेरी प्राउड अगर कोई मेरे साथ का या फिर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर, कोई मेरी फैमिली का मेंबर, कोई भी मेरा कजन आके मुझे बोले कि टुडे आई हैव जॉइन्ड द इंडियन डिफेंस सर्विसेज एंड कोई भी मैंने डिफेंस ज्वाइन किया है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, कुछ भी ज्वाइन किया है, तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्सन। पहले मुझे बस ये था कि बस एसएसबी ज्वाइन करना है, बट जब वो 5 दिन थे ना, उन्होंने बिल्कुल, मतलब वो लाइफ चेंजिंग डेज होते हैं और वो बेस्ट डेज होंगे। तो जरूर अटेंड कीजिए एक बार अपनी कोई भी एसएसबी। अगर आपको डिफेंस में नहीं है इंटरेस्ट, फिर भी अटेंड कीजिए, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। So thank you so much for watching my video and like this video if you really liked watching it and subscribe to my channel. Thank you.